सोना आईसीयू में बेहोश थी। डॉक्टर ने उसे ड्रिप चढ़ाया था। वह कमजोर लग रही थी। आदित्य और आकाश बाहर खड़े थे। डॉक्टर ने बताया कि सोना अपने पीरियड में है और उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह बेहोश हो गई। पहले तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया, फिर डॉक्टर के अच्छे से समझाने के बाद दोनों नॉर्मल हुए। मीरा कबीर के साथ ही थी। दोनों ने सोना के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद सोना होश में आई। उसने आदित्य और आकाश को अपने पास देखा। आदित्य उसका हाथ पकड़ के बैठा था। दी, आप ठीक हैं ना? हम तो डर गए थे, आदित्य सोना को होश में आते देखकर बोला। उसकी आवाज में सोना के लिए फिक्र थी। आकाश भी उसके पास आ गया। सोना ने हमें सिर हिलाया। दी, कहीं उन्होंने आपके साथ कुछ? आदित्य सोना से पूछ रहा था। सोना ने उसके हाथ को दबाया और उसे आंख से सब ठीक होने का इशारा किया। तो फिर आप ऐसे कैसे हो गईं? आपको पता है हम आपके लिए बहुत परेशान थे, आदित्य का बोलते बोलते गला भराया। छोटे पापा कैसे हैं? सोना धीमी आवाज में बोली। हम उनसे मिलना चाहते हैं। आदित्य ने उसे बताया कि कबीर को होश आ गया है और अब वह ठीक है। सोना कबीर से मिलने के लिए जिद करने लगी। कबीर को पकड़कर दोनों सोना को आईसीयू में लेकर गए। कबीर लेटा था और मीरा उसके पास बैठी थी। कबीर को कुछ दिन के लिए बेडरेस्ट पर रखा गया था। मीरा और कबीर ने जब सोना को देखा तो दोनों के आंखों में आंसू आ गए। मीरा भाग के सोना के पास गई और उसे गले लगाया। सोना ने भी उन्हें कस के पकड़ लिया। कबीर सोना को देखकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। सोना उनके पास गई और उनके गले लग गई। सोना जोर जोर से रोने लगी। कबीर के आंखों में भी आंसू थे। मुझे माफ करना सोना, मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें किसके हाथ में सौंप रहा था। मुझे लक्ष्य और उसके क्रिमिनल होने के बारे में नहीं पता था। उन्होंने हमारी फैक्ट्री को बचाने का वादा किया था। अगर मुझे पता होता कि लक्ष्य कौन है तो मैं तुम्हें उससे दूर रखता। मुझे माफ करना मेरी बेटी, कबीर ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी बेटी के लिए कितना गलत फैसला लिया था। कबीर के आंखों में आंसू थे। सोना उसके गले लगी, सब सुन रही थी। पापा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी गलती नहीं है। सोना कबीर से दूर हुई और उसके आंसू पोंछे हुए बोली। मीरा, आदित्य और आकाश के आंखों में भी आंसू थे। कबीर सोना के मांग में भरे सिंदूर और गले का मंगलसूत्र देख रहा था। मीरा सोना के पास आई। सोना मीरा को देखने लगी। मीरा के आंखों में कुछ सवाल थे। सोना मीरा के साथ बाहर चली गई। दोनों हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ गए। मीरा सोना के हाथों के निशान को देख रही थी, जिसमें चूड़ी टूटने से घाव बन गया था। सोना ने ग्रे रंग की फुल स्लीव और हाई नेक सूट पहना था। इस वजह से उसके गले का निशान, जो अंश ने दिया था, वो सब नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके हाथ का निशान साफ साफ दिख रहा था। उसकी मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र था। उसके बाल अच्छे से बंधे हुए थे। सोना, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मीरा ने फिक्र जताते हुए पूछा। सोना ने अपना सिर झुका लिया। उसे कल रात की बात याद आने लगी। अंश सोना के ऊपर झुका, उसे बेतहाशा किस कर रहा था। सोना जोर जोर से रो रही थी। वह उसके गले को किस कर रहा था। तभी सोना ने अंश के कान को जोर से काटा। अंश ने उसका हाथ छोड़ दिया। गुस्से से उसे देखने लगा। सोना के हाथ की लाह पर सारी चूड़ी टूट गई थी। सोना जोर जोर से रो रही थी, फिर वह धीरे धीरे कराहने लगी। अंश उसे ऐसे देखकर उसके ऊपर शर्मिंदा हो गया। सोना अपने पेट पर हाथ रख के जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह बॉल जैसे सिमट गई। उसकी आंखें बंद थीं और आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। अंश उसे ऐसे देखकर उसके पास आया। सोना, सोना, आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? अंश उसके कंधे को पकड़ के पूछ रहा था। सोना अपने पेट को पकड़े ही एक तरफ पलट गई।
अंश ने देखा बेडशीट पर खून लगा है। उसने सोचा सोना को चोट लगी है। सोना दर्द से कराह रही थी। अंश सोना के पास आया और उसका कंधा पकड़ उठा के बिठा दिया। सोना की आंखें बंद थी। अंश उसके गाल में थपकी दे के उसका नाम ले रहा था। सोना का सर अंश के सीने में था। उसने सोना के कपड़े को देखा, सब उथल पुथल हो गया था। अंश को समझ नहीं आ रहा था सोना को क्या हुआ, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने झटके से सोना के साड़ी को खींचा जिससे सोना की साड़ी उसे अलग हो गई। उसने सोना को देखा, सोना के आंखों से आंसू आ रहे थे। अंश ने उसे जल्दी से गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया। उसने उसे बाथटब में बिठा दिया। उसने सोना के लंबे बालों को मुश्किल से बांधा। पानी हल्का गर्म होने के वजह से सोना थोड़ी रिलैक्स हो गई। पानी का रंग धीरे धीरे लाल हो गया। अंश ने उसका हस्त एक एक करने निकाला। वो दूसरी तरफ देख रहा था। उसने सोना के छोटे से शरीर टॉवेल में लपेटा और फिर से उसे बाहों में उठा के बाथरूम से बाहर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। उसने सोना को बेड पर लेटा दिया और उसका बाल बंधा था उसे खोल दिया। अंश ने सोना को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसे देखने लगा। अंश ने खुद को देखा। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था। सोना को साफ करते टाइम वो भी गीला हो गया था। वी बाथरूम गया और फ्रेश होके बाहर आया। उसने अपने कमर पर टॉवेल लपेटा था। सोना धीरे धीरे कराह रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रहा था। अंश उसके पास आया और उसके बगल में लेट गया। सोना उसे नींद में ही पकड़ के सो गई। अंश के शरीर का गर्म एहसास उसे अच्छा लग रहा था। अंश उसे ऐसे देखकर बस देख रहा था। सोना अंश के सीने में अपना चेहरा छुपा के सो गई। उन दोनों के बीच बस टॉवेल का फर्क था। अंश ने भी उसका कमर पकड़ के खुद से चिपका लिया। कुछ देर में दोनों सो गए। मीरा सोना को कहीं खोई देख उसके हाथ को पकड़ के जोर से हिलाया। सोना चौंक के उसे देखने लगी। सोना, मैंने तुमसे कुछ पूछा। तुम कहाँ खो गई? मीरा ने सोना के गाल को छूते हुए पूछा। तुम ठीक हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? सोना ने हाँ में सर हिलाया। एंड ठीक है, उसने मीरा को ज्यादा कुछ नहीं बताया। इधर अंश जैसे ही अपने अम्मा पहुंचा उसके गाल में एक जोरदार धनपड़ पड़ा। उसका सर एक तरफ झुक गया। सब हैरान हो गए। अंश अपने मेंशन पहुंचा। हॉल में सोफे पर नीलिमा, रेहान, दीप और शौर्य बैठे थे। अंश जैसे ही उनके सामने गया उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया गया। उस थप्पड़ की आवाज पूरे मेंशन पर गूंज रही थी। अंश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दीप और शौर्य ने मुझे सब बता दिया है, नीलिमा जोर से चिल्लाते हुए बोली। अंश को थप्पड़ पड़ने से सब लोग हैरान थे। दीप के चेहरे पर अंश के लिए गुस्सा दिख रहा था। नीलिमा को बहुत दुख हो रहा था। उसने आज दूसरी बार अपने जान से भी प्यारे बेटे के ऊपर हाथ उठाया था। अंश अपनी मोम को एकटक देख रहा था। रेहान परेशान हो गया। तुमने उस बेचारी लड़की से जबरदस्ती शादी की और तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, नीलिमा दांत चबाते हुए गुस्से से बोल रही थी। तुम किसी के मर्जी के बिना ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने यही सब सिखा और अपने दादू और डैड से, नीलिमा ने कहा तो सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। अंश जो अभी तक से बिना किसी भाव के था वो भी उसे हैरानी से देखने लगा। अंश, तुम्हें वो सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? नीलिमा के आंखों में ये सब बोलते हुए आंसू आ गए। अंश अपनी मोम को ऐसे रोते देख उसके पास आना चाहा लेकिन नीलिमा ने अपना हाथ दिखा के उसे पास आने से मना कर दिया। रेहान नीलिमा के पास आया और उसने कंधे से उन्हें पकड़ लिया। नीलिमा रो रही थी। उन्होंने सोफे पर बिठा दिया। दीप और शौर्य चुपचाप बैठे थे। अंश उन दोनों को घूरा और अपने कमरे में चला गया। नीलिमा अभी भी रो रही थी। रेहान उन्हें चुप करा रहा था। मॉम प्लीज, आप शांत हो जाइए, रेहान ने कहा और साइड टेबल पर रखे जग के पानी को ग्लास में डाल के उन्हें पिलाने लगा। अगर बाऊजी और शिवा को पता चला तो पता नहीं क्या होगा, नीलिमा शांत होते हुए बोली।
नीलिमा अपना सर पकड़ के बैठ गई। दीप और शौर्य ने शादी में हुए तमाशे को न्यूज़ में आने नहीं दिया। जो लोग शादी अटेंड कर रहे थे उन सब को धमकी दी गई थी कि अगर किसी ने भी शादी की जिक्र की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अंश के डर से किसी ने भी इस बात को न्यूज़ में आने नहीं दिया, इसलिए शिवा, दादू और बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं चला। अंश अपने कमरे में गया और गुस्से अपने कोट को निकाला और जमीन पर फेंका। कुछ देर बाद अंश दूसरे कपड़े पहन के कमरे से बाहर आया और कहीं चला गया। दीप और शौर्य भी कहीं चले गए। नीलिमा चुपचाप शिवी के कमरे में थी। शिवी उनका हाथ पकड़ के बैठी थी। माँ, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, शिवी ने प्यार से नीलिमा से कहा। नीलिमा उसे देखने लगी। शिवा बेटा, हमें उसे लेने जाना होगा। अंश की उससे शादी हो चुकी है, हम अपनी बहू को अकेले नहीं छोड़ सकते। बाऊजी और तुम्हारे पापा को इस बारे में बताना पड़ेगा, नीलिमा खोई हुई ढंग से बोली। शिवी ने हाँ में हाँ मिलाया। नीलिमा इस वक्त बहुत परेशान थी। वो इस तरह चुप नहीं रह सकती। अंश ने जिस तरह से शादी की है उसके लिए आसान नहीं होगा, नीलिमा ने कहा। रात का समय, भावेश जी का घर। सोना दादी के गले लगे सोफे पर बैठी थी। भावेश जी भी उनके साथ बैठे थे। सोना धीरे धीरे सुबक रही थी। दादी सोना के सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। कबीर और मीरा हॉस्पिटल में रुके थे। आदित्य और आकाश सोना के साथ घर आ गए थे। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। सोना ने खाना नहीं खाया। उसने सबसे झूठ बोला कि उसे भूख नहीं है। वो अपने कमरे में बैठी थी। उसे रह रहकर अंश का कल किया गया बर्ताव याद आ रहा था। उसने सबको तो बता दिया था कि सब ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ ठीक नहीं था। उसने कस के आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था अंश अभी भी उसे छू रहा है। उसने आंखें खोली और अपने कपड़े निकाल के बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने पहले के जैसे साड़ी पहनी थी। साड़ी भरी हुई मांग उसे हर पल अंश की याद दिला रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके गले के आसपास अंश के दिए निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। उसने अपना मंगलसूत्र कस के पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। उसे अपने कंधे पर किसी की घुस महसूस हुई। उसने झट से आंखें खोली। मिरर पर उसके पीछे किसी की परछाई दिख रही थी। वो घबरा गई। अंश ने उसके कमर को पीछे से गले लगा लिया और अपना सर सोना के कंधे पर रख के सोना को मिरर से देखने लगा। सोना अंश के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी। अंश उसे और कस के पकड़ रहा था। सोना सुबकने लगी। उसके आंखों में आंसू आ गए। अंश उसके चेहरे के पल पल बदलते भाव को मिरर में देख रहा था। अंश अपनी आंखें बंद करके उसके बालों की खुशबू को महसूस करने लगा। सोना अभी अभी नहाई थी, इस वजह से उसके बाल गीले थे जो उसके कपड़े को भी गीले कर रहे थे। अंश सोना को अपनी तरफ घुमाया। सोना ने अपने दोनों हाथों को अंश के सीने पर रखा था ताकि उसने बीच दूरी बने रहे। अंश उसके चेहरे को करीब से देख रहा था। सोना के गीले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अंश ने अपने एक हाथ से उसके चेहरे के बाल को उसके कान के पीछे टक किया। सोना उसे देखने लगी। वैसे तुम्हारे ऊपर मेरे दिए निशान बहुत अच्छे लग रहे हैं बीवी, अंश में अपनी भारी आवाज में कहा। सोना उसे देखने लगी। अंश उसके एकदम करीब था। उसने अंश को अपनी पूरी ताकत के साथ खुद से धक्का दिया। अंश थोड़ा पीछे हट गया। कुछ देर पहले सोना के आंखों में आंसू थे, वो अब गुस्से से लाल हो गए। सोना अंश को गुस्से से देख रही थी और अंश उसे चिढ़ाने वाली हंसी के साथ देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट पे रखा और सोना के तरफ बढ़ने लगा। दूर रहिए हमसे, अगर आपने एक और कदम भी बढ़ाया तो हम शोर मचा देंगे, ऐसा कहते हुए वो पीछे हट रही थी और अंश उसके तरफ आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि दीवार से लगी हुई है। अंश उसके पास आया और अपना दोनों हाथ उसके सर के ऊपर रख के उसे देखने लगा। सोना उसे अपने पास देखकर घबरा रही थी। अंश, हमें घूरना बंद कीजिए, उसने गुस्से से अंश से कहा।
अंश उसके ऐसी हालत पर हंसना चाह रहा था लेकिन वो चुप था। क्यों, जो मेरा है मैं उसे ही तो देख रहा हूं, अंश ने भारी आवाज में कहा। सोना ने अपनी मुट्ठी बांध ली। हम आपके नहीं हैं, आपने जबरदस्ती शादी की है। हम आपको अपना पति नहीं मानते, सोना अंश के आंखों में घूरते हुए बोली। सोना के इस तरह से बात करने से अंश के दांत कस गए। उसने गुस्से से सोना का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। सोना इसके सख्त सीने से टकरा गई। अंश ने सोना का दोनों हाथ पकड़ा और उसके कमर से लगा दिया। सोना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंश ने उसे और कस के पकड़ लिया। सोना ने गुस्से से अंश को देखा। अगर तुम मुझे अपना पति नहीं मानती तो ये संबल क्या है, अंश सोना के मंगलसूत्र और सिंदूर को देखते हुए बोला। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा सकती हो? नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी बीवी हो, अंश दांत चबाते हुए बोला। सोना अंश को ऐसे गुस्सा करते देखकर अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोना ने अंश के सीने में जोर से काटी। सोना के ऐसे करने से अंश का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने सोना को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। अंश उसके चेहरे पर झुका और उसे किस करने वाला था, तभी सोना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा और अंश ने उसके गाल में किस किया। सोना के ऐसे करने से अंश गुस्से में गुर्राया। उसने एक हाथ से सोना के गाल को पकड़ा और उसके होठों पर किस करने वाला था, तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा। यस, ओके, आई एम कमिंग, अंश ने कहा और सोना को देखने लगा। सोना अभी भी घूर के देख रही थी। डोंट यू थिंक आई एम डन? स्टिल वी हैव सो मेनी नाइट्स एंड डेज, अंश ऐसे बोल के तिरछी हंसी हंसा और उसके ऊपर से उठा। अंश खिड़की से बाहर कूद गया और पता नहीं अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सोना बेड से उठी और बैठ गई। उसके हाथ मुट्ठी में कसे हुए थे। अगली सुबह सोना की तबीयत आज थोड़ी खराब थी। उसके निचले भाग में बहुत तेज दर्द हो रहा था और रात में कुछ भी नहीं खाने के वजह से वो बहुत कमजोर लग रही थी। ऊपर से उसे देखकर लग रहा था वो रात भर नहीं थे। आदित्य उसके कमरे में चाय लेके आया तो देखा सोना बेड से टेक लगा के नीचे जमीन पर बैठी है। आदित्य जल्दी से उसके पास आया और सोना के हाथ को पकड़कर इसके पास बैठ गया। दी, आपकी तबीयत और खराब हो गई है। चलिए हम डॉक्टर को एक बार अच्छे से दिखाते हैं, आदित्य ने फिक्र करते हुए कहा। सोना उसे देखने लगी। नहीं छोटे, हम ठीक हैं। कल तक हम ठीक हो जाएंगे। अगर घर में किसी ने कुछ पूछा तो कहना हम आराम कर रहे हैं, सोना आदित्य को समझाते हुए बोली। आदित्य ने हाँ में सर हिलाया। वैसे दी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप सच सच बताना, सोना ने हाँ में सर हिलाया। आपको कभी तो इतना दर्द नहीं हुआ, फिर अब कैसे? मतलब, हम एक साथ रहते थे, फिर मैंने कभी आपको ऐसे क्यों नहीं देखा, आदित्य ने मासूमियत से पूछा। सोना उसे ऐसे पूछते देखकर हल्का सा मुस्कुराई। आदित्य उसे मुस्कुराते देख फिर से पूछा, बताओ ना दी, मुझे कैसे पता नहीं चला कि आप इतनी बीमार होती हैं? इसलिए छोटे, क्योंकि हमें जब दर्द होता था तो हम तुम्हारे सामने नहीं आते थे। तुम हमारे लिए परेशान मत हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बताते थे, सोना ने मुस्कुराकर उसके गाल को खींचते हुए कहा। आदित्य उससे नाराज हो गया। कुछ देर दोनों की नोक-झोंक के बाद आदित्य सोना को बेड पर बिठाया और वहां से चला गया। सोना उसे जाते देख मुस्कुराई। इधर लक्ष्य और इसके एसएस इंडिया से बाहर चले गए थे, क्योंकि अंश ने उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करवाया था। लक्ष्य लंदन के जाने माने हॉस्पिटल में काम करता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, इसलिए उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। फिर भी उसने हॉस्पिटल में कई सर्जरी की और कुछ हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को बेचता था। कुछ महीने पहले पुलिस को इस बारे में पता चला तो लक्ष्य सब काम छोड़ के इंडिया आ गया था और अपनी पढ़ाई के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए। दोनों इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे। लक्ष्य अंश को कोस रहा था, लेकिन उसे सोना की फिक्र भी हो रही थी। इधर अंश अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। उसके दिमाग में सोना का चेहरा दिख रहा था। उसने अपना फोन देखा। उसमें रिहान के कुछ मिस कॉल थे। अंश ने उसे देखा और अपना फोन रख दिया। उसे दीप और शौर्य से बात करने की जरूरत थी।
अंश ने दोनों को कॉल किया। पहले तो दोनों ने उसे इग्नोर किया, फिर अंश के बार बार फोन करने से दोनों परेशान हो गए। बोल अंश, अब क्या कर दिया है तूने? दीप ने बेरुखी से पूछा। अंश उसकी बात सुन के एकदम से चुप हो गया। कुछ देर बाद अंश ने दोनों से कहीं पर मिलने की बात की। इधर बड़ी हवेली में नीलिमा एक अलग ही उलझन में थी। उसने सबको अंश के बारे में बताना चाहा, लेकिन वो डर रही थी। वो अपने कमरे के बाहर ही खड़ी थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। नीलिमा हड़बड़ा गई। उसने देखा शिवा उसके पीछे था। शिवा ने अपनी एक उंगली उठा के पूछा कि क्या है। नीलिमा पहले तो हड़बड़ाई, फिर उसने आंखें बंद कर ली और एक ही सांस में बोली, वो अंश ने कल किसी से जबरदस्ती शादी कर ली है और मुझे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। नीलिमा ने सोचा अब तो शिवा का गुस्सा कहर बरसाएगा, लेकिन जब उसने बहुत देर तक कुछ महसूस नहीं किया तो उसने एक आंख खोल के देखा, फिर दोनों आंख खोल ली। उसने देखा शिवा अपना मुंह खोले उसे ही देख रहा था। क्या हुआ शिवा? आप कुछ बोलेंगे नहीं? नीलिमा हिम्मत करके पूछी। उसे लग रहा था शिवा अभी कभी भी गुस्से में आ जाएंगे। क्या मतलब जबरदस्ती? शिवा ने नीलिमा से पूछा। नीलिमा ने उन्हें सब बताया। ये सुन के शिवा ज्यादा परेशान नहीं हुए। शिवा को लग ही रहा अंश ऐसा ही कुछ करेगा। नीलिमा ने जब शिवा का ठंडा सा रिएक्शन देखा तो वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। अगर अंश ने गुस्से में उसके साथ कुछ कर दिया तो? तुम परेशान मत हो, अंश उसे कुछ नहीं करेगा, शिवा ने कहा। नीलिमा उसे शक भरी नजरों से देखने लगी। उसका मतलब आप सब जानते हैं? आपको पता था, फिर आपने अंश को क्यों नहीं रोका? नीलिमा ने हैरानी से शिवा से पूछा। शिवा ने हाँ में सर हिला दिया। चलो अंदर चल के बात करते हैं, शिवा ने कहा तो नीलिमा ने हाँ में सर हिलाया। दीप और शौर्य अंश का एक साथ स्टार होटल के कमरे में बैठ कर रहे थे। इसने कुछ हमें बुलाया और अब खुद ही गायब है, दीप अपने हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला। शौर्य ने कुछ नहीं कहा। दीप शौर्य को गुस्से से देखते हुए बोला, तुम भी उसके साथ मिले हुए हो ना, इसलिए तुमने मुझे इस दिन लेट कॉल किया। अंश ने कहा था ना मुझे कुछ नहीं बताने के लिए। दीप ने गुस्से से शौर्य से कई सवाल किए। शौर्य फिर भी चुप था और अपने फोन में कुछ कर रहा था। तुम्हें सब पता था शौर्य, दीप ने कहा। अगर तुमने उसे रोकने के लिए कुछ किया होता तो हम पहले कुछ कर सकते थे, उसे रोक सकते थे, दीप ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ मुझे पता था, मुझे सब पता था अंश क्या करने वाला था। तुम शिवी को इतनी जल्दी भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, शौर्य झल्लाते हुए बोला। शौर्य के ऐसा बोलने से दीप उसे हैरानी से देखने लगा। लेकिन ये जो अंश ने किया है ये कोई सही तरीका नहीं है, दीप ने धीरे आवाज में कहा। उसके आवाज और चेहरे में शिवी का नाम सुन के दर्द सा दिख रहा था। वो भी तो एक लड़की है ना, तुम लोग एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दीप ने कहा। शौर्य उसे अजीब से नजरों से देखने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है तुम लोगों से? मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है, मैंने बस अंश का साथ दिया है। अब वो उसकी बीवी है, अंश जो चाहे वैसे उसे सजा दे सकता है। दीप शौर्य की बात सुन के अपना सर पकड़ के बैठ गया। तभी अंश भी उन दोनों के सामने आकर बैठ गया। शौर्य दीप को देखा और उसे आई विंक की और मुस्कुरा दिया। दीप हैरान हो गया। दीप अंश को गुस्से से देख रहा था। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अंश ने दोनों को ऐसे करते देखकर पूछा। हमारी छोड़, तू बता, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? दीप ने भरी आवाज में कहा। तुमने जो मॉम को बताया है वो सब सच नहीं है, अंश ने दीप को देखते हुए काम टोन में कहा। दीप जो अभी शौर्य के साथ बहस कर रहा था वो अंश की बात सुन के भड़क गया। क्या सच नहीं है अंश? तुम ने उसके साथ जबरदस्ती शादी नहीं की है? तुम्हारे वजह से उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और तुम बोल रहे हो सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि तूने उसके साथ जबरदस्ती की है? दीप अंश के मुंह पर चिल्ला रहा था। अंश ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। तुझे जो समझना है समझ, मैं यहाँ तुम दोनों को कोई सफाई देने नहीं बुलाया हूँ। अंश ने दीप की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया। तो फिर तुम्हें और क्या बात करनी है? दीप ने वैसे ही टोन में कहा।
मुझे कुछ पता चला है, अंश ने कहा तो सब सीरियस हो गए। दीप अभी अंश पर गुस्सा कर रहा था, वो भी सीरियस हो गया। शौर्य जो उन दोनों की बहस एंजॉय कर रहा था वो भी सीरियस हो गया। कुछ देर तीनों में कुछ जरूरी बात हुई। बात पूरी होने के बाद दीप और शौर्य वहां से चले गए। अंश वहीं बैठा रहा। उन दोनों के जाने के बाद अंश के चेहरे का भाव बदल गया। जो अभी तक सीरियस था वो अब टेंशन हो गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और सिगरेट जला के उसके सामने बैठ गया। आज वो पूरी रात यहीं रुकने वाला था। उसके दिमाग में कुछ तो प्लान चल रहा था।